हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का जो हम लोग प्रश्नावली 8.2 हल कर रहे थे उसके सातवें और सातवें से आगे के प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको इससे पहले के प्रश्नों और भी बाकी जो थे मध्य पद और व्यापक पद के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम लोग चालू करेंगे सातवें प्रश्न से। तो चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्नावली 8.2 का सातवां प्रश्न पहले कह रहा है कि निम्न प्रसारों में मध्य पद ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ हमें प्रसार देंगे, इसमें हमें मध्य पद ज्ञात करना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग व्यापक पदों को तो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम मध्य पद पर चलेंगे। अब मध्य पद ज्ञात करेंगे। देखिए, मध्य पद का फार्मूला एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मैं आपको मध्य पद का फार्मूला बताया था। अब एक बात और है कि अगर घात अगर सम है तो पदों की संख्या विषम होगी, क्योंकि एक अधिक हो जाती है पदों की संख्या घात से, तो विषम होगी। अगर घात विषम है तो पदों की संख्या सम होगी। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और देखिए, अगर अगर पदों की संख्या सम है, अगर पदों की संख्या सम है तो हमारा क्या फार्मूला था? कैपिटल एन बटा दोवां पद प्लस कैपिटल एन बटा दो प्लस वनवां पद, ये फार्मूला था हमारा। और यदि स्मॉल एन में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ कैपिटल एन का हम लोग अगर प्रयोग करें फार्मूले का तो हमारे लिए बहुत ईजी पड़ेगा। देखिए, और विषम का क्या फार्मूला था हमारा? विषम, अगर पदों की संख्या विषम हो तो क्या फार्मूला था? एन कैपिटल एन बटा दो प्लस वनवां पद, वो पद उसका मध्य पद होगा। हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। सातवां प्रश्न क्या दिया है? 3 ऋण यक्स क्यूब बटा 6 होल की घाते 7 दिया है। होल घाते 7 दिया। अब इसका हमें मध्य पद ज्ञात करने को कह रहा है। तो चलिए देखते हैं मध्य पद। मध्य पद में स्मॉल एन, यहाँ पर देखिए घात 7 है तो स्मॉल एन 7 होगा। और पदों की संख्या जिसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं वो इससे एक अधिक होता है, तो कितना होगा? स्मॉल एन प्लस 1, तो कैपिटल एन हमारे पास आ गया 8, क्योंकि इससे अधिक 8 आ गया। जो कि पदों की संख्या आप देखिए यहाँ पर कैपिटल एन बराबर 8 आ गया, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या है तो अब हम मध्य पद का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन सम वाला फार्मूला लगाएंगे। जब पदों की संख्या सम होती है तब हमारा फार्मूला अलग होता है, और जब विषम होती है तो अलग होता है। तो यहाँ सम वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मध्य पद का फार्मूला? यहाँ पर कैपिटल वन बटा दोवां पद कामा कैपिटल एन बटा दो प्लस वनवां पद, ये हो जाएगा। क्योंकि ये जब सम रहते हैं तो हम जानते ही हैं कि बीच के दो पद आते हैं मध्य पदों में, तो यहाँ भी एक पद ये नंबर वाला हो जाएगा, एक पद इस नंबर वाला हो जाएगा। अब कैपिटल एन का मान रख देते हैं। कैपिटल एन का मान रखा तो ये 8/2वां पद 8/2 प्लस वनवां पद, तो मध्य पद क्या क्या है? चौथा पद और पांचवां पद। मतलब जो इसका जब हम विस्तार करेंगे तो जो चौथे नंबर का पद होगा और जो पांचवें नंबर का पद होगा वो होगा इसका मध्य पद। अब ये नहीं कि ये 4 आ गया तो 4 इसका मध्य पद है और 5 मध्य पद है, ऐसा नहीं। जो चौथा पद होगा और जो पांचवा पद होगा वो होंगे इसका पद। अब हमें हमें ये तो पूछा नहीं है किस नंबर का होगा, हमें तो पूछा है कि पद निकाल के बताइए आप। तब हम चौथे नंबर का पद और पांचवें नंबर का पद तो हम निकालना जानते ही हैं। व्यापक पद के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं चौथा पद और पांचवा पद। तो अब व्यापक पद का फार्मूला क्या होता है? टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए एन माइनस आर बी की पावर आर, ये होता है व्यापक पद का फार्मूला। अब देखिए, इसमें हमें चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद जितना नंबर का पद रहता है आर का मान उससे एक कम रहता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी अच्छे से बता चुका हूँ कि जितना पद रहता है उससे एक कम, जितने नंबर का पद हमें निकालना है उससे एक कम आर का मान रहता है। देखिए, तो चौथे नंबर का पद निकालना है तो आर का मान 3 हो जाएगा। एन का मान तो 7 है ही, ए बराबर 3 है ही। देखिए, ए बराबर 3 है और बी बराबर ये पूरा माइनस यक्स क्यूब बटा 6 हो जाएगा। ये पूरा बी ले लेते हैं तो ये पूरा बी माइनस यक्स क्यूब बटा 6 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सीधे फार्मूले में रख देते हैं तो क्या होगा? T3+1 बराबर 7C3 की पावर 7 माइनस 3 इंटू माइनस यक्स क्यूब बटा 6 की होल की पावर 3, ये हो जाएगा। केवल हमने मान रखा जो जो हमें आता था। अब हम इसको और सॉल्व कर देते थे। ये हो गया T4। देखिए आ गया ना चौथा पद,
चौथा पद आ गया T4 बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे फार्मूले से तो ये आएगा 35, 35 गुणे ये हो जाएगा 3 की घात 4 गुणे ये हो गया, इसी को हम माइनस एक गुणे यक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, तो -1 की घात 3 हो गया गुणे यक्स क्यूब की घात 3 हो गया, अब बट्टा में 6 की घात 3 हो गया। ये तो सिंपल। अब देखिए हमने क्या किया कि 35 गुणे 3 की घात 4 है, मतलब 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हमने लिख दिया। और इधर देखिए ये -1 का क्यूब मतलब माइनस घात विषम है, जब ऋणात्मक की घात विषम रहती है तो ऋणात्मक में ही आता है, और जब ऋणात्मक की घात सम रहती है तो धनात्मक में आता है। यहाँ विषम है तो विषम में आएगा, ऋण 1 आ गया, गुणे इसका घात की घात रह जाता है तो गुणा हो जाता है, तो ये अक्सी घाते 9 हो गया। बट्टा में 6 का क्यूब है तो इसको भी 6 गुणे 6 गुणे 6 हमने लिख दिया। अब देखिए इस तीनों 3 से ये तीनों 6 को हमने काटा, 2 2 2 आ गया। अब नीचे क्या है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8, तो नीचे 8 आ गया। ऊपर देखिए 35 बचा है और एक ये 3 बचा है और ये -1 बचा है, तो -1 से सारे माइनस हो जाएंगे तो माइनस लग गया। 35 से 105 तो 105 आ गया। अब बचा है यक्स की घाते 9 तो यक्स की घाते 9 आ गया और नीचे 8 है, तो चौथा पद हमारा क्या निकल गया -105 यक्स की घाते 9 बटा 8, ये हमारा चौथा पद तो हमने निकाल दिया। अब ठीक इसी प्रकार से हम पांचवा पद निकालेंगे। देखिए फार्मूला तो यही होगा TR+1 बराबर NCR A की पावर n माइनस आर B की पावर R। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पद हमें निकालना है, तो जितने नंबर का पद निकालना रहता है R का मान उससे एक कम रखते हैं, तो R का मान उससे एक कम रखेंगे तो R बराबर हम 4 रखेंगे, क्योंकि हमें निकालना तो पांचवा पद है। अब n बराबर 7, A बराबर 3 है, B बराबर -x³ बटा 6, ये तो हमें मालूम ही है। अब देखिए अब हम मान रख देते हैं, तो ये हो गया T4+1 बराबर 7C4 A की पावर 7 - 4 B की पावर 4, ये हो गया, केवल मान रखा हमने। अब देखिए ये T5 आ गया, पांचवा पद आ गया, टर्म 5 आ गया, पांचवा पद तो आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। सॉल्व करके आप फार्मूले से एकदम आसानी से देख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है NCR का, n फैक्टोरियल बटा में R फैक्टोरियल गुणे n माइनस R फैक्टोरियल। उस फार्मूले से आप एकदम आसानी से मान रख के निकाल सकते हैं। अब ये हो जाएगा, ए का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 की घाते 3, बी का मान ये -x बटा 6 है तो ये हो जाएगा -x³ बटा 6 के होल की घाते 4 है तो होल की घाते 4 हो गया। अब देखिए T5 को और हल किया हमने तो ये 35 गुणे ये 3 की घाते 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख दिया हमने। इसको भी ठीक वैसे -1 की घाते 4 x³ और क्या है 6 की घाते 4 हो गया। ये चीज़ हो गया क्योंकि हमने सबका घात रख दिया, केवल ये निकल के आ गया। अब देखिए इस 3 से फिर हमने इस 6 को 4 बार लिख दिया और कुछ नहीं किया, 6 को 4 बार लिख दिया और ये घात का घात है तो 10 की घाते 12 गुणा हो गया, ये -1 की घाते 4 है। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक की घात सम है, ऋणात्मक की घात सम है तो सम रहता है तो वो धनात्मक में आता है। यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई है, जब ये सम रहता है तो धनात्मक में आता है, तो ये होगा यहाँ +1 होगा, +1 होगा। और ये यक्स कहते 12 बटा में 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 तो है ही, और ऊपर से इस 3 से ये 3 थे 6 को हमने काटा तो ये हो गया 2 2 और 2 गुणे में 6 यहाँ पर है ही। अब देखिए इस यहाँ पर +1 है, +1 है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। ये गलती से माई मिस्टेक हो गई है, ये इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये यहाँ प्लस होगा और ये 35 ऊपर बचा, 35 यक्स घाते 12 प्लस 35 यक्स घाते 12 बटा में क्या बचा 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बचा, तो ये 8 हो गया, 8 छक 48, तो 35 यक्स घाते 12 48, यहाँ प्लस होगा। तो देखिए अब हमने चौथा पद और पांचवा पद निकाल दिया। अब ये हो गया हमारा सवाल, ये वाला सॉल्व हो गया, जो हम 7वां सवाल से शुरू किए हैं वो वाला सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि चौथा पांचवा पद निकालना था वो निकाल दिया है, प्लस होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, यक्स बटा 3 प्लस 9y के होल की घाते 10 दिया है। अब इसका हमें मध्य पद निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पर देखिए घात का मान 10 है, मतलब स्मॉल n बराबर 10 है यहाँ पर। अब तो मतलब पदों की संख्या तो एक अधिक होती है घात से, तो यहाँ कैपिटल N बराबर 11 आ जाएगा, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमें मध्य पद का फार्मूला क्या मालूम है, कैपिटल N+1 बटा 2। ये हमें विषम पद के लिए ये हमें फार्मूला मालूम है। वहाँ पद मध्य पद हो जाएगा कैपिटल N+1 बटा 2 वहाँ
पद, ये हमें विषम पदों के लिए फार्मूला मालूम है, तो विषम यहाँ है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हम यहाँ पर कैपिटल एन का मान रख देते हैं। कैपिटल एन का मान है 11, तो 11 रख देते हैं। 11 प्लस 1/2वां पद हो गया ये, तो ये 11 1 12, 12/2 मतलब 6वां पद, मतलब मध्य पद हो गया। जो 6वां पद होगा वो इसका मध्य पद होगा। तो 6वां पद अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमें तो मध्य पद निकालना है। तो फार्मूला तो हम जानते ही हैं, TR+1 बराबर एन सी आर A⁻n-r B⁻r। अब देखिए इसका हमें निकालना है 6वां पद, तो जितना चौथा पद निकाला रहता है उससे एक कम हम आर का मान लेते हैं। तो आर बराबर यहाँ 5 हो गया। यन बराबर 10, यन बराबर 10 है, ये देखिए यन बराबर 10 है, ए बराबर x/3 और बी बराबर 9y है। अब देखिए इसी को बस हमें पुट करना है। यन बराबर 10, ए बराबर x/3, बी बराबर 9y। अब इसको फार्मूले में रख देते, तो ये हो गया t 5 + 1 बराबर 10 से यन x/3 की घाते 10 - 5 और 9y की घाते 5, ये हो गया। अब देखिए अब हमें T6 हो गया ये, क्योंकि T6 से हमें निकाला तो T6 तो हमें मिल गया। अब बराबर में ये हो गया 252 गुणे, जब आप ये 10C5 को हल करेंगे तो ये आएगा 252, और 252 गुणे ये हो गया x की घाते 5, क्योंकि 10 - 5 5 होता है, x की घाते 5/3 की घाते 5 हो गया। ये गुणे में आ गया, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, तो 3 का स्क्वायर y कोष्ट में आ गया होल की घाते 5 ही आ गया। अब इसको हम आगे सरल करना रह गया है केवल। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया T6 बराबर 252 गुणे ये x की घाते 5 बटा में 3 की घाते 5, और गुणे क्या आ गया, ये 3 की घाते 10 हो गया, क्योंकि घात का घात गुणा हो जाता है, तो ये 3 की घाते 10 और गुणे ये y की घाते 5 हो गया। अब इस 3 की घाते 5 से 3 की घाते 10 को हमने काटा तो क्या आया 3 की घाते 5, क्योंकि नीचे देखिए 3 की घाते 5 मतलब जो 3 है वो 5 बार है, ऊपर 3 की घाते 10 मतलब जो 3 है वो ऊपर 10 बार है, और नीचे 5 बार है, तो नीचे वाले 5 से ऊपर वाले 5 कट जाएंगे, बचे कितने 5, तो 3 की घाते 5 बचे। कितना सिंपल। अब देखिए T6 बराबर क्या आ गया हमारा 252 गुणे x की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5 गुणे y की घाते 5, यही आया 252 गुणे। जब हम 3 की घाते 5 को सॉल्व किए, मतलब 3 का जो 5 बार गुणा है उसको सॉल्व किए तो आया 243, ये x की घाते 5 और y की घाते 5 वैसे ही। अब इसका भी गुणा कर दीजिए तो आया T6 बराबर 61,236 x की घाते 5 y की घाते 5, तो इतना हमारा निकल गया 6वां पद। ये हमारा निकल गया 6वां पद। और वही हमसे मध्य पद पूछा है, तो यही होगा उस प्रश्न का उत्तर, जो कि है मध्य पद उसका 61,236 x की घाते 5 y की घाते 5। तो हमारा 8वां प्रश्न भी हो गया सॉल्व। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें दिया है कि 1 + a का होल कहते m+n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की घाते m तथा a की घाते n के गुणांक बराबर हैं। मतलब ये कह रहा है कि जब इसका प्रसार करेंगे तो उसमें बताइए कि जो a की घाते m का गुणांक आएगा और जो a की घाते n का गुणांक आएगा वो बराबर होगा। तो अब हम प्रसार तो करने जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या मालूम है, व्यापक पद का फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला तो मालूम है, उससे हम हमारा तुरंत गुणांक इसका निकाल लेंगे। हम तुरंत गुणांक निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला तो मालूम है। अब इसमें हम पहले गुणांक निकालते हैं a की घाते m का, क्योंकि इन्हीं दोनों गुणांक हमें बराबर सिद्ध करना है, तो निकालते हैं। तो हमें जनरल टर्म का फार्मूला मालूम ही है, TR+1 बराबर NCR A⁻n-r B⁻r। अब देखिए इसमें मान क्या क्या है, n बराबर m+n, स्मॉल n बराबर स्मॉल m प्लस स्मॉल n, घात m+n है, तो n का मान m+n हो गया। और a का मान देखिए, a का मान क्या है, a का मान है 1 और b का मान है a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया a। अब इसी को बस हम रखना है, इस फार्मूले में रख देते हैं। TR+1, r का तो मान हमें मालूम नहीं है क्या, कैसे निकाल भी नहीं सकते, तो वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया TR+1 बराबर n की जगह m+n c r, a की जगह 1 की घाते m+n -r, क्योंकि n -r होता है, तो n की जगह m+n और -r वैसे ही। अब देखिए b की जगह a है तो a की घाते r हो गया, ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पर a की घाते ये कुछ भी आए, मतलब हर पद में ये चीज़ आएगी,
तो एक की घाते कुछ भी आए इस कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक ही आएगा, और एक का किसी में गुणा करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसको हम नहीं लिखते हैं हर जगह, इसको हमें हर जगह लिखने का कोई फायदा नहीं, तो इसको हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि किसी हर पद में एक, ये तो हर पद में आएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर। कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एक की घात कुछ भी हल करें इसको, मान लीजिए कुछ भी माना जाए एक की घात, वो तो आएगा एक ही, एक की घात कुछ भी रहो तो एक ही, और वो हर पद में गुणे के रूप में एक आएगा, आएगा ना। जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा हर पद में गुणे के रूप में एक आएगा, तो उसका तो कोई मतलब होता नहीं है, तो इसको हम पूरा साफ किसी पद में लिखते ही नहीं है, इसको हम लोग कर देते हैं इग्नोर। अब बाकी चीज़ों को लेकर करते हैं सॉल्व। ये टी आर प्लस वन वैसे ही रहेगा, ये यम प्लस एन सी आर, और ये ए की पावर आर, ये ऐसे हो गया। अब देखिए हमें प्रश्न में कहा है ए की पावर यम का गुणांक, इसका मतलब यहाँ पर ए की पावर आर जहाँ है वहाँ ए की पावर यम आना चाहिए, ए की पावर आर जहाँ है वहाँ ए की पावर यम आना चाहिए। तो इससे क्या हमें अर्थ मालूम हो जाता है कि जो आर है वो यम के बराबर होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल है कि ए की पावर यम आए, तभी हम ए की पावर यम का गुणांक निकाल पाएंगे। तो आर बराबर यम हो गया। अब आर की जगह यम रख देते हैं, तो ये क्या हो गया, टी यम प्लस वन बराबर यम प्लस एन सी यम ए की पावर यम, ये चीज़ हो गई। अब देखिए टी एम प्लस वन ऐसे ही रहेगा बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा कि ऊपर वाला यन फैक्टोरियल होता है, तो यन यहाँ यम प्लस यन है तो यम प्लस यन का फैक्टोरियल, अब बट्टा में क्या आ गया यम फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल होता है तो आर यहाँ यम है तो यम फैक्टोरियल, और यन माइनस आर मतलब यम प्लस यन माइनस यम, क्योंकि आर यम है का फैक्टोरियल, ये चीज़ आ गई। ठीक फार्मूले से आ गई ये चीज़। अब ए की पावर यम वैसे ही है। अब देखिए टी एम प्लस एन और सॉल्व करते हैं तो ये हो गया यम, यम माइनस यम कट गया, बचा क्या यम प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में यम फैक्टोरियल गुणे एन फैक्टोरियल, ए की पावर यम वैसे ही है। तो अब हमें ए की पावर यम का गुणांक ही पूछा है, तो ये हमें मिल गया। ए की पावर यम का गुणांक क्या है, एम प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में यम फैक्टोरियल गुणे एन फैक्टोरियल, ये हमारे पास ए की पावर यम का गुणांक तो हमें मिल गया। अब ठीक यही मेथड अपनाते हुए हम ए की पावर एन का गुणांक निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। जनरल टर्म का फार्मूला तो वही रहेगा, हाँ एन का मान भी वही है, ए का मान भी वही है, बी का मान भी वही है। ठीक है रख देते हैं अब इसको अब रख देते हैं। तो ये स्टेप तो एकदम सेम ही है, टी आर प्लस वन बराबर यम एन या एम प्लस एन सी आर वन की पावर एम प्लस एन माइनस आर ए की पावर आर। अब इसको हम करते हैं इग्नोर, क्योंकि वन के पावर का है कोई मतलब नहीं। अब बची हुई चीज़ें क्या है, टी आर प्लस वन बराबर एम प्लस एन सी आर ए की पावर आर। अब देखिए यहाँ से अब चेंज होगा थोड़ा सा। अब देखिए वहाँ हमें पूछा था ए की पावर यम का, यहाँ पूछा है ए की पावर यन का, मतलब यहाँ पर ए की पावर यन आएगा, मतलब ए की पावर यन आएगा ए की पावर आर की जगह। तो हम आर यहाँ पर क्या होगा, यन होगा। यन तो कॉमन सेंस जानते हैं एकदम, ये तभी तभी तो भाई सॉल्व करना संभव है। और ए की पावर यम यन जहाँ होगा तभी तो हम गुणांक बता पाएंगे। तो यहाँ ए की पावर यन होगा, तो जब ए की पावर यन होगा तो आर बराबर यन होना चाहिए, तभी तो ए की पावर यन होगा। तो आर बराबर यन हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गया। अब आर की जगह यन रख देते हैं हम लोग, तो क्या आ गया, टी यन प्लस वन बराबर यम प्लस यन सी यन ए की पावर यन, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अब देख लीजिए, अब ये चीज़ तो यहाँ तक हमने निकाला। अब इसके बाद ठीक वैसे ही फार्मूला का यूज करेंगे, टी एन प्लस वन बराबर यम प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में आर एन है तो आर का फैक्टोरियल होता है तो एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर मतलब यम प्लस एन माइनस आर एन है तो माइनस एन का फैक्टोरियल, ए की पावर एन वैसे ही है। अब इसको भी माइनस एन प्लस एन कट गया तो आया क्या, यम प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में यम फैक्टोरियल गुणे एन फैक्टोरियल, आगे पीछे लिख दिया हमने। और ए की पावर एन तो वैसे ही है। अब यहाँ पर ए की पावर एन का गुणांक क्या निकला हमारे पास, ए की पावर एन का यहाँ पर गुणांक निकला यम प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में यम फैक्टोरियल गुणे एन फैक्टोरियल। और ए की पावर यम का भी हमारा गुणांक यही निकला था, देख लीजिए ए की पावर यम का भी गुणांक यही है और यहाँ पर ए की पावर एन का भी गुणांक यही है। अतः ए की पावर यम और ए की पावर एन के गुणांक समान है। ये हमने निकाल दिया कि ए की पावर यम और ए की पावर एन के गुणांक समान है। तो हो गया हमारा 9वां प्रश्न भी सॉल्व। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, यदि x प्लस वन की घाते यन के प्रसार में r माइनस वनवां पद और rवां पद और r प्लस वनवां पद
के गुणांकों में 1 संबंधित 3 संबंधित 5 का अनुपात हो तो यन तथा आर का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगर इसका प्रसार किया जाए तो जो r-1वां पद होगा, जो rवां पद होगा और जो r+1वां पद होगा, ये सब पद होंगे, इतने इतने नंबर पे आएंगे और उन सबों का जो गुणांक है उसके गुणांकों का अनुपात यन तथा आर, गुणांकों का अनुपात 1 संबंधित 3 संबंधित 5 है। तो अब हमें यन तथा आर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे देखिए अगर 2xy है, 2xy है, इसमें कोई पूछे आपको x का गुणांक क्या है तो आप बता देंगे x को हटा के 2y है। कोई पूछे y का गुणांक क्या है तो आप y को हटा के बता देंगे 2x है। लेकिन मान लीजिए कि 2xy 5वें नंबर पे पद आ रहा है, किसी द्विपद प्रमेय के विस्तार में 5वें नंबर पे 2xy आ रहा है। कोई पूछे कि जो 5वें नंबर पे पद है उसका गुणांक बताइए, 5वें नंबर पे तो 2xy आ रहा है। कोई पूछ रहा है कि 5वें नंबर पे जो पद है उसका गुणांक बताइए, 5वें नंबर पे जो पद है उसका गुणांक बताइए। अब तो आप फंस गए कि इसमें तो न हमें x का गुणांक पूछ रहा है न y का गुणांक पूछ रहा है, अब तो हमें पूछ रहा है कि 5वें पद का गुणांक बताइए। अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जब कुछ हमें कह कर जो उसमें पद है वो न पूछे, बस ये पूछे कि 5वें पद का गुणांक बताइए, छठे पद का बताइए, तो इस तरह का जब पूछे तो हम क्या करते हैं कि चर राशियां मतलब x y को हटा देते हैं। जितने x y a b c d ये सब चर राशियां होती हैं उन सबों को नहीं लेते हैं। जो अंक होते हैं मतलब जो आंकिक राशियां होती है, अचर राशियां, उनको हम बताएं। जैसे 2xy में 5वें नंबर पे आ रहा है, कोई पूछे 5वें पद का गुणांक तो 2 हो गया। जो अंक टाइप है मतलब जो अचर राशि है, बदल नहीं सकता, 2 बदल नहीं सकता, x का मान तो कुछ भी हो सकता है, 2 तो बदलेगा नहीं। तो जो अचर राशि है उसको हम बस बताते हैं। जो ऐसे अगर कोई पूछे कि इतने पद का गुणांक बताइए, इतने पद का गुणांक बताइए, तब हम उसके अचर पद को बताते हैं। अब देखिए अब इस प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें कह रहा था कि इसके प्रसार में इतने 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 पद का गुणांकों का अनुपात मतलब कह रहा है कि इतने वहाँ पद और इतने वहाँ पद और इतने वहाँ पद, मतलब इसमें हम x y अचर वाले को केवल अचर वाले को लेंगे, तभी हमारा गुणांक 1 संबंधित 3 संबंधित 5 आएगा। यहाँ पे भी पद वहाँ पद दिया है, वही कंसेप्ट है, तो इसमें हम अचर वालों को लेंगे। अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करते, दिया है x+1 की पावर n, यहाँ n का मान तो n ही है। देखिए a का मान है x और b का मान है 1। अब पहले हम पद निकालेंगे, कौता कौता पद है, तभी तो अनुपात कुछ समझ में आएगा। तो पहले r-1वां पद दिया है तो r-1वां पद निकालते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई पूछे कि तीसरा पद निकालिए तो उसमें r का मान पद से 1 कम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा r का मान। वैसे ही यहाँ दिया है r-1वां पद, तो इसका r का मान यहाँ पर 1 कम हो जाएगा। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा होगा, तो इसके लिए मैंने ये जनरल टर्म फार्मूला है मेरा, इसमें मैं r की जगह यम रख देता हूँ, क्योंकि r इसमें भी दिया है, r हम फार्मूले का भी r रखेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए हम r का मान यहाँ पर यम ले लेते हैं। तो हो गया, r की जगह यम रख दीजिए फार्मूले में, T(m+1) बराबर n(c(m) a की पावर n-m b की पावर m। तो अब देखिए r की जगह मैं यम बोलूँगा, तो मान लीजिए कि दूसरा पद निकालना हो तो यम का मान 1 कम हो जाएगा, मतलब r का मान 1 कम होता है, तो यहाँ यम रखा है हमने r की जगह, तो यम का मान 1 कम होगा। वैसे ही यहाँ पर भी जितना पद निकालना है उससे 1 कम यम का मान होगा, तो यहाँ पद निकालना है हमें r-1, तो यम का मान कितना होगा, इससे 1 कम, तो मतलब r-1 हो जाएगा, तो r-2 हो जाएगा। यम का मान r-1 क्योंकि 1 घटाए तो जाता है कम करने के लिए, 1 कम करने के लिए, तो 1 हमने घटाया तो ये आ गया यहाँ पर यम का मान r-2। अब रख देते हैं यम की जगह r-2, अब बाकी सब यम की जगह यानी ए और बी का भी मान हम रख देते हैं, तो t r-2+1 हो गया बराबर n(c(r-2) x की पावर n-r+2, क्योंकि यहाँ जन है, और यम का मान -r+2 हो गया, क्योंकि +2 इसलिए हो गया क्योंकि ये माइनस का दोनों में जब कोष्टक लगाते तो यहाँ माइनस होता है, कोष्टक हटाए तो -r+2 हो गया, और ये 1 की पावर r-2।
तो फिर देखिए यहाँ पर 1 की पावर कुछ आया, इसको तो हम साफ इग्नोर कर सकते हैं, तो 1 की पावर को हम इग्नोर कर देते हैं। अब शेष बची हुई चीज़ों को लेकर हम हल करते हैं। तो देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर बची हुई चीज़ें क्या है, बचा क्या, टी ये हो गया r-1 हो गया, क्योंकि -2 + 1 -1 हो गया, टी r-1 हो गया, बराबर ये हो गया n c r-2 x की पावर n -r+2। इतनी चीज़ें तो बच गई। अब इसको हमें इतने पे ही अब रहने देते हैं, क्योंकि टी r-1वां पद ही हमें निकालना था, वो पद हमने ये निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब हमें r-1वें पद का गुणांक तो मालूम चल गया, क्योंकि हमें गुणांक मतलब जैसे हमें 5वें पद का गुणांक पूछे तो केवल अचर लेंगे। तो जब इसको कुछ सॉल्व करते हैं हम, एन सी आर वाले को सॉल्व करते कुछ अंक ही तो हमें मालूम चलता है। तो ये मतलब ये अंक वाला मान है, तो इसको हम ले लेंगे। ये तो यक्स वाले में है, तो इसको पहले ही हम हटा देंगे, जो अंक वाले में है उसको ले लेंगे। तो यक्स r-1वें पद का गुणांक हमें क्या मालूम चल गया, एन सी r-2। ठीक है, अब देखिए अब हमें आरवें पद का निकालेंगे। तो फिर हम टी एम वाला फार्मूला, आर की जगह एम हमने माना था, तो टी एम +1 बराबर एन सी एम ए की पावर n-1 बी की पावर एम। अब हमें आरवां पद पूछा है, तो यम का मान 1 कम होगा, यम का मान 1 कम हो जाएगा, तो यम बराबर r-1 हो जाएगा। अब यम की जगह r-1 हर जगह रख देते हैं, तो क्या हो गया, टी r-1 + 1 बराबर एन सी r-1 यक्स की पावर n-r+1 1 की पावर r-1, ये हो गया। फिर एक को इग्नोर करते हैं हम, कोई मतलब नहीं। फिर ये हो गया टी आर बराबर एन सी r-1 यक्स की पावर n-r+1। तो अब हमें टी आरवां पद ही तो पूछा था, टी आरवां पद क्या निकला, ये निकल गया। अब इसमें आरवें पद का गुणांक क्या होगा, यक्स वाली चीज़ को हम पहले ही हटा देते हैं, बचा क्या, एन सी r-1, ये हो गया आरवें पद का हमारा गुणांक। अब आरवें पद का भी हमारा गुणांक निकल गया। अब हमें लास्ट क्या निकालना है, r+1वें पद का गुणांक। तब देखिए फार्मूला तो आई टी एम +1 बराबर एन सी एम ए की पावर n-m बी की पावर m। ठीक है, अब देखिए r+1वां पद है, तो यम का मान 1 कम हो जाएगा, तो r+1 -1 हो जाएगा, तो यम का मान हो जाएगा r। तो यम की जगह बस हमें r ही रखना रहे, तो क्या हो गया, टी r+1 बराबर एन सी आर यक्स की पावर n-r1 की पावर r। फिर 1 को इग्नोर मारते हैं, तो क्या आया, टी r+1 बराबर एन सी आर यक्स की पावर n-r। अब हमें r+1वें पद का ही तो गुणांक बताना है, तो r+1वें पद का गुणांक, यक्स वाली चीज़ को साइड करते हैं, कुछ नहीं यक्स वाई वाला लेना है, बचा क्या, ये आंकिक मान, इसको हल करेंगे तो कुछ अंकी तो आता है हमेशा, तो ये आंकिक मान को यही हो जाएगा गुणांक एन सी आर। तो तीनों पदों का तो हमने गुणांक निकाल दिया। क्या क्या निकला, r-1वें पदों का एन सी r-2, आरवें पद का एन सी r-1 और r+1वें पद का एन सी आर। इसी का हमें अनुपात दिया है 1:3:5, ये चीज़ हमें प्रश्न में दी। देखिए अब हमें ये संबंध तो मालूम चल गया, तो इससे तो हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकते, इसको तो कुछ हमारे से हल कर नहीं पाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम ये दूसरे बटा पहले कर दे रहे हैं, और यहाँ भी दूसरे बटा पहले कर दे रहे हैं, या हम पहले बटा दूसरे कर दे रहे हैं, यहाँ भी पहले बटा दूसरे कर दे रहे हैं, कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पहला एन सी r-2 बटा एन सी r+1, ये हो गया। इधर बटा में पहले बटा दूसरे मतलब बराबर में 1/3 हो गया, ये मतलब पहला पद बटा दूसरा पद इधर भी कर दिए तो वही इधर भी कर दिए, पहला पद बटा दूसरा पद बराबर में आ गया, क्योंकि इधर सेम चीज़ इधर सेम चीज़ किए हैं, तो ये बराबर में आ गया। वैसे ही इधर दूसरा पद बटा तीसरा पद किया हमने, फिर इधर भी दूसरा पद बटा तीसरा पद किया, 3/5। अब इसको कुछ सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, जो ये हमने किया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये एन सी r-2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल होता है, तो r यहाँ r-2 है, तो r-2 का फैक्टोरियल कोष्ट में n-r, तो n-r+2 r-2 हो जाएगा कोष्ट में का फैक्टोरियल, ये होगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल, और n-r मतलब n-r कोष्ट में -1, ये होगा, इसका फैक्टोरियल होगा। अब यही बराबर में 1/3 के बराबर है। अब यहाँ पर ये n फैक्टोरियल तो कट जाएगा,
क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों के अंश में है तो दोनों का अंश से अंश, इसके नीचे वाले अंश से इसका ऊपर वाले का अंश कट सकता है। अब ये वाली चीज़ चली जाएगी ऊपर, ये वाली बीच वाली चीज़ चली जाएगी नीचे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अब बराबर में 1/3 चली रहा है। अब देखिए ये ऊपर आ गया तो माइनस r-1 का फैक्टोरियल कोष्ट में n माइनस r प्लस 1, कोष्ट को हमने तोड़ा तो ये चिन्ह बदल गए, का फैक्टोरियल बटा में r-2 का फैक्टोरियल, ये नीचे आया है तो ये नीचे आया है तो r-2 का फैक्टोरियल, कोष्ट में n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल, चिन्ह बदल गए, बराबर में 1/3 चल ही रहा है। अब देखिए ये चीज़ हमें प्राप्त हुई, ये चीज़ हमें प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए यहाँ पर हम अगर 7 फैक्टोरियल होता है तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल, इस प्रकार लिख सकते हैं। कम ही करते जाते हैं हम, 1 तक जाते हैं, इस तरह गुणा करते करते हम यहाँ 5 ही फैक्टोरियल ही लिख देते हैं। 5 भी आता है 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल का मान क्या हुआ, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये भी वही बात हुई जो ये 7 फैक्टोरियल करना चाहता था। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में तो वही मान आ जाएगा। तो वही ट्रिक हम यहाँ अपनाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए इसमें ये n माइनस आर प्लस 1 है, नीचे n माइनस आर प्लस 2 है, तो ये वाली नीचे वाली चीज़ बड़ा है क्योंकि देखिए इसमें +1 ही है, ये +2 है, 2 जोड़ा गया है उसी में, तो ये नीचे वाला बड़ा है। अब देखिए अब हम बड़े वाले को क्या करते हैं कि ऐसे ही खंड करते हैं, क्योंकि बड़े वाला खंड करेंगे तभी ना उसमें छोटा वाला आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, बड़े वाले का खंड देखिए कैसे करते हैं, n माइनस आर प्लस 2 गुणे 1 कम ही होता है, 7 में से 1 कम हुआ 6, अगर 6 तक है में रोकने रहता तो 6 का फैक्टोरियल करते थे, 6 तक ही रुक जाता। वैसे यहाँ n माइनस आर प्लस 2 क्योंकि 7 तो है ही, तो ऐसे ही इस प्रकार यहाँ n माइनस आर प्लस 2 हो गया, गुणे में n माइनस आर प्लस 1 क्योंकि 1 कम होता जाता है, इसमें से 1 कम करेंगे तो ये 2 की जगह 1 हो जाएगा। तो अब यहीं पे रुकना है तो हम यहीं फैक्टोरियल लगा देते हैं, बात तो वही होगी कि इसका खंड चलाता जाएगा, बात तो वही है। देखिए यहाँ पर 5 तक रोकना है तो 5 का फैक्टोरियल में कर दिया, बात तो वही है, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी की है। अब देखिए इससे हमें बराबर में 1/3 चल ही रहा है, इससे हमें क्या मिला, ये n माइनस आर प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है ये n माइनस आर प्लस 1 की इस फैक्टोरियल से कट गया, क्योंकि पूरा गुणा है तो इससे ये कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास देखिए क्या बचा, अब देखिए ये हमारे पास बचा ये r-1 गुणे r-2 का फैक्टोरियल। ये देखिए अब ये हमने कैसे किया, अब नीचे तो ये चीज़ हम वैसे ही लिख दिए और नीचे है r-2 का फैक्टोरियल, r-2 का फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर है r-1 का फैक्टोरियल। अब इसको भी हम कुछ करें ऐसा ही कि जैसे ये काटा है हमने वैसे इसको भी काटे हम। देखिए हमने इसमें क्या किया है, इसमें कौन सा बड़ा है, r में से 1 कम हो रहा है, r में से 2 कम हो रहा है, तो जो 1 कम हो रहा है वो बड़ा होगा। तो इसको भी हम वैसे जैसे 7 फैक्टोरियल को मार रहे थे वैसे इसको भी करते हैं। तो पहले r-1 गुणे इससे 1 कम आएगा अब इधर, तो r-1 1 कम मतलब -1, तो r-2 का अब यही रोकना है तो यही फैक्टोरियल लगा दिए, r-2 का फैक्टोरियल। अब इस r-2 के फैक्टोरियल से ये r-2 का फैक्टोरियल कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा क्या, r-1 बटा में n माइनस आर प्लस 2 बराबर 1/3, ये चीज़ हमारे पास बचा। अब देखिए ये 3r-3 बराबर n माइनस आर प्लस 2, क्योंकि हमने तिर्यक गुणा कर दिया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब सबको एक पक्ष में ले आते हैं तो ये 3r-3 ये आया इधर तो प्लस r हो गया, ये आया इधर तो माइनस n, ये आया इधर -2 बराबर में 0। अब इसको 3r प्लस r 4r, ये -n, ये हो गया -5, तो 4r -n -5 बराबर 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इससे हमें अब दूसरा जो था हमारा ये वाला चीज़, इसको भी हम सॉल्व करते हैं ऐसे ही, ठीक है ऐसे ही इसको भी हमने बांटा ऐसे, क्या है n फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पर क्या है n(r-1), ये हो गया n फैक्टोरियल, नीचे होता है r फैक्टोरियल तो मतलब r-1 का फैक्टोरियल, और n माइनस r होता है तो मतलब n माइनस r कोष्ठ में r-1 का फैक्टोरियल, ये हो गया। बटा में क्या चीज़ आई, बटा में यहाँ n(r), तो क्या हो गया, ये तो फार्मूला ही n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल कोष्ठ में n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ भी n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, अब बराबर में 3/5 है ही। अब फिर ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये हो गया r फैक्टोरियल कोष्ठ में n माइनस r फैक्टोरियल बटा में r-1 का फैक्टोरियल कोष्ठ में n माइनस r प्लस
1 का फैक्टोरियल बराबर 3/5, ये चीज़ हो गई। इतना चीज़ तो हम पहले जैसा कर लिए। अब देखिए हमने किया क्या यहाँ पे हमने क्या किया देखिए। अब ये चीज़ है तो इसको हम ये यहाँ पर इसमें देखिए, बस ये दोनों चीज़ें जो हैं इन दोनों में देखिए, ये r-1 है, ये r है, तो ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ बड़ी है क्योंकि r में से यहाँ ये घट जा रहा है, ये पूरा r ही है, तो ये बड़ा है। तो इसको हम ऐसे ही तोड़ते हैं, तो r गुणे एक कम आता है इधर, तो r-1 का फैक्टोरियल हो गया, यहीं रोकना है तो फैक्टोरियल लगा दिया हमने। और वैसे ही इसमें देखिए, इसमें ये n-r है, यहाँ n-r+1 है, एक जुड़ भी रहा है, तो ये चीज़ नीचे वाली बड़ी है, तो इसको खंड करते हैं क्योंकि बड़े वाला कुछ करेंगे तभी ना छोटा वाला उसमें आ जाएगा। तो n-r+1 गुणे एक कम इसके बाद आएगा तो n-r आएगा, यही रोकना है तो यही फैक्टोरियल हमने लगा दिया। ये हो गया n-r का फैक्टोरियल, ये चीज़ आ गया। अब देखिए अब कटने वाला काट देते हैं, ये r-1 का फैक्टोरियल इस r-1 के फैक्टोरियल से कट गया, ये n-r का फैक्टोरियल इस n-r के फैक्टोरियल से कट गया। और देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, r/n-r+1 बराबर 3/5, ये चीज़ हमारे पास यहाँ बच गया, ये चीज़ हमारे पास यहाँ बच गया। अब देखिए इसका भी तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो गया 5r, ये हो गया 3n-3r+3, ये हो गया। अब इसको भी एक तरफ ले आते हैं तो 5r ये हो गया +3r, ये हो गया -3n, ये हो गया -3 बराबर 0। इसको भी हमने सॉल्व किया तो आया 8r -3n-3 बराबर 0, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब हम पहला दूसरा समीकरण तो हमने निकाल दिया, अब इसको हल करने तो हमको आता ही है। अब इसको हम करेंगे हल, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा ये रहा, समीकरण 2 हमारा ये रहा। अब समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करते हैं तो ये हो गया 8r-2n-10 बराबर 0। अब फिर हम समीकरण 2 को उसमें से घटा देते हैं, समीकरण 2 को हमने लिख दिया वैसे ही। अब घटाया मतलब चिन्ह बदल दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब इसमें अब ये कट गया, 8r-8r से कट गया, आया क्या +n-7 बराबर 0। अब 7 को इधर ले गया तो 7 बराबर n हमारे पास आ गया, 7 बराबर आ गया n हमारे पास। अब देखिए क्या आया, 7 बराबर n आ गया हमारे पास। अब देखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं क्योंकि n का मान हमें मालूम चल गया और r का बयान भी हमें निकालना है, प्रश्न में दिया है, तो n का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है 4r-7-5 बराबर 0, n का मान हमने यहाँ रख दिया है। अब इसको 7-5 12 इधर गया, 4r बराबर 12, r बराबर 3, हमारे पास ये r का मान निकल चुका है 3। तो हमारा ये 10वां प्रश्न भी हो गया। अब चलते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 + x⁻² के प्रसार में x⁻n का गुणांक 1 + x⁻² के प्रसार में x⁻n के गुणांक का दोगुना है। मतलब इसका जब हम प्रसार करेंगे तो जो x⁻n का गुणांक आएगा, जब हम इसका प्रसार करेंगे तो जो x⁻n का गुणांक आएगा, तो इसका जो गुणांक आएगा वो इसके दोगुना है, मतलब इसका गुणांक इसके दोगुना है, अधिक है ये, मतलब इसका दोगुना दिया ही है प्रश्न में। अब हमसे कह रहा है कि यही हमें सिद्ध करना है कि दोगुना है। तो अब पहले हम क्या करते हैं कि इसके प्रसार में x⁻n का गुणांक ज्ञात करते हैं और इसके प्रसार में x⁻n का गुणांक ज्ञात करते हैं, तभी तो हम देख पाएंगे कि दोगुना है भी कि नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो ये हो गया x + n 2n है। अब इसमें हमें x⁻n का निकालना है गुणांक, n बराबर यहाँ 2n है, a बराबर 1 है, b बराबर x है। तो अब मान रखा हमने, r का तो मालूम ही नहीं है कुछ, tr+1 बराबर n⁻r a⁻n-r b⁻r, ये होता है फार्मूला, इसमें रखते हैं मान। तो ये हो गया tr+1 बराबर 2n, n का मान 2n है तो 2n⁻r, ये हो गया 1 की घाते a 1 है तो 1 की घाते 2n माइनस r, 1 की घाते 2n माइनस r, ये हो गया b क्या है x, तो ये हो गया x की घाते r, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब देखा कि ये 1 आ रहा है यहाँ पर, 1 की घाते कुछ ऐसा आ रहा है, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, इसको करते हैं इग्नोर। अब चले आते हैं सीधा जो बचा उस पर, तो क्या बचा tr+1 बराबर 2n⁻r x⁻r, ये चीज़ बची हमारे पास।
अब देखिए हमें कहा है यक्स की पावर यन का, मतलब यहाँ पर यक्स की पावर यन आना चाहिए, तो यहाँ पर आर का मान यन रहेगा तभी तो आ पाएगा, तो आर का मान यन रख दिया हमने। अब यहाँ पर आर का मान केवल यन रखने पर तो हो गया टी यन प्लस 1 बराबर 2n सी यन आर की पावर यन। अब हमें कहा है कि यक्स की पावर यन का गुणांक, तो जो बचा है वो लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें बताया हुआ है कि यक्स की पावर यन का निकालिए, तो जो बचा है वो लिख दीजिए। तो यक्स की पावर यन का गुणांक हमारे पास क्या निकल के आ गया 2n सी यन। अब इसी प्रकार हम इस प्रसार में यक्स की पावर यन का गुणांक निकालते हैं, तो ये है 1 प्लस यक्स की पावर 2n माइनस 1, तो यहाँ यन का मान है 2n माइनस 1, ए का मान है 1 और बी का मान है यक्स। जनरल टर्म का फार्मूला है टी आर प्लस 1 बराबर यन सी आर ए की पावर यन माइनस आर बी की पावर आर, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं मान रख देते हैं, तो ये हो गया टी आर प्लस 1, यन का मान 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 सी आर 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस आर यक्स की पावर आर, क्योंकि ए का मान 1 है और बी का मान यक्स है, रख दिया हमने सिंपली। यहाँ भी एक की पावर कुछ आ रहा है तो इसको इग्नोर। अब ये हो गया टी आर प्लस 1 बराबर 2n माइनस 1 सी आर यक्स की पावर आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यक्स की पावर यन हमें निकालना है, तो यहाँ यक्स की पावर यन आना चाहिए। तो यन कब आएगा, जब आर का मान यन रहेगा तभी तो यक्स की पावर यन आ पाएगा, तो आर का मान यन हो गया, आर बराबर यन हो गया। अब देखिए आर का मान यन रख देते हैं हर जगह, तो क्या आया टी यन प्लस 1 बराबर 2n माइनस 1 सी यन, ये चीज़ आ गई। और यक्स की घाते यन तो है ही। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम चल गया, यक्स की घाते यन का गुणांक यहाँ पर हमें मालूम चल गया। यक्स की पावर यन का गुणांक यहाँ पर हमें क्या मालूम चला 2n माइनस 1 सी यन, 2n माइनस 1 सी यन। अब हमें यक्स की पावर यन का इस केस में भी गुणांक मालूम हो गया। पहले केस में क्या था गुणांक 2n सी यन बराबर, अब इसको और हल कर सकते हैं तो और हल करेंगे, क्योंकि हमें तो दोगुना बताना भी तो है, इस तरह हम कैसे देख के बता पाएंगे। तो हल करते हैं तो क्या होता है फार्मूला n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल कोष्ठ में r n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहाँ n है 2n, तो 2n का फैक्टोरियल बटा में ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है, क्योंकि r का मान यहाँ n है तो r फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ n फैक्टोरियल, और n माइनस आर फैक्टोरियल होता है तो यहाँ होगा 2n माइनस n फैक्टोरियल। तो आया क्या फाइनली हमारा ऊपर है 2n फैक्टोरियल बटा में 2n माइनस n फैक्टोरियल हो गया, ये n फैक्टोरियल वैसे ही है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अभी इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। अब इसमें चलते हैं केस 2 में क्या आया है 2n माइनस 1 cn। अब इसका हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, बटा में आया n फैक्टोरियल, कोष्ठ में आया 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये चीज़ तो हो गई यहाँ, तो इसके बाद तो हम क्या करेंगे, तो अब वापस इसमें आ जा रहे हैं कि ये तो अब कैसे प्रूफ करें। तो इसमें देखिए हम इसको इसके फार्म में बनाना चाह रहे हैं, तभी ना दो गुना समझ में आएगा कुछ। तब क्या करते हैं इसको भी हम सॉल्व करते हैं, जैसे 7 फैक्टोरियल हमने किया था, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पे रोक दिया था, तो वैसे ही इसको करते हैं 2n गुणे 2n माइनस 1, और यहीं रोकना है तो यहीं हम फैक्टोरियल लगा देते हैं, यही हमने फैक्टोरियल लगा दिया, एक कम करके फैक्टोरियल लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे भी ये n फैक्टोरियल है तो n गुणे n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दिया, और गुणे में n का फैक्टोरियल वैसे ही है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इस n से ये n तो कट गया, आया क्या अब हमारा 2 गुणे 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा में n फैक्टोरियल गुणे n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है, और यहाँ पर 2 है, मतलब 2 का गुणा है, मतलब 2 गुना है इसके, ये 2 गुना है, ये चीज़ है इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, तो इसके जो है ये 2 गुना है, मतलब ये जो गुणांक है इसका 2 गुना ये है, ये हमने प्रूव कर दिया था। यक्स के प्रसार में यक्स याते यानी का गुणांक यक्स माइनस 1 प्लस यक्स याते 2n माइनस 1 के प्रसार में यक्स के घाते n के गुणांक का 2 गुना है, ये हमने साफ साफ प्रूफ कर दिया। तो 11वां प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए दिया है यम का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 1 प्लस यक्स याते यम के प्रसार में यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, ठीक है। यम का धनात्मक मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 1 प्लस एक्स की घाते यम के प्रसार में यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 होना चाहिए।
यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 होना चाहिए। इसका प्रसार करें तो जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए वो 6 होगा, और तब हमें यम का मान ज्ञात करना है। तब हमें दिया क्या है, 1 + x की घात यम, ये हमें दिया है। इसी का प्रसार उसार करेंगे हम। देखिए क्या करते हैं, अब इसमें यन का मान हमारे पास यहाँ यम है, तो यन बराबर यम, ए का मान 1 है और बी का मान यक्स है। अब हम जनरल टर्म फार्मूला लिखते हैं, उसी से कुछ हमें समझ में आएगा। तो जनरल टर्म फार्मूला TR+1 बराबर यन सी आर ए की पावर n - आर बी की पावर आर, ये हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने मान रखा यन ए बी का मान रख दिया यहाँ पर, तो ये हो गया TR का कुछ मालूम है नहीं, अभी TR+1 बराबर यम सी आर, क्योंकि यन का मान यम है तो यम सी आर, ए का मान 1 है तो 1 की पावर यम - आर, यक्स बी का मान यक्स है तो यक्स की पावर आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी हमें 1 की पावर कुछ दिख रहा है तो इग्नोर, 1 की पावर को हम करेंगे इग्नोर, 1 की पावर को हमने कर दिया इग्नोर। अब देखिए अब क्या आया हमारे पास, TR+1 बराबर यम सी आर यक्स की पावर आर। ठीक है, यक्स की पावर आर। अब देखिए हमें दिया है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो, यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो, मतलब यहाँ यक्स स्क्वायर तो आएगा तभी ना कुछ गुणांक सब होगा, मतलब यहाँ यक्स स्क्वायर का आना तो निश्चित है। तो यक्स स्क्वायर कब आएगा, जब आर का मान 2 हो, तो यहाँ यक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का मान 2 हो गया। तो ये क्या आ गया, आर का मान यहाँ भी 2 रखते हैं तो T2+1 बराबर यम सी 2 आ गया, आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये T3 बराबर यम सी 2 आर स्क्वायर आ गया। अब इस पे हमें कहा भी है यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, दिया है ऊपर यक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक तो यम सी 2 है, तो इसका मतलब यम सी 2 जो है वो 6 के बराबर है, यम सी 2 है वो 6 के बराबर है। तो अब यम सी 2 को सॉल्व करना चालू करते थे, क्या होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल कोष्ट में n - आर का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल मतलब यम फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि r फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल, n - आर मतलब m - 2 का फैक्टोरियल बराबर में 6 है ही। अब देखिए इसको भी वैसे ही खंड करेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए ये यम फैक्टोरियल है तो इसको भी बांटते जाते हैं, तो इसको उसमें ये ला देते हैं। देखिए कैसे एक एक कम होता है, जैसे 7 का फैक्टोरियल हमने किया तो एक एक कम होता जाएगा, तो यम गुणे यम -1 गुणे यम -2, अब यहीं पे हमें रोकना है तो यहीं यम फैक्टोरियल लगा देते हैं, क्योंकि नीचे वाले से तो मैच कर गया, तो यहीं रोकना है तो यहीं पे हमने फैक्टोरियल लगा दिया। अब नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल मतलब 1 गुणे 2 गुणे यम -2 का फैक्टोरियल, अब इसका और ये बराबर है तो ये दोनों कट गया। अब बच्चा क्या हमारे पास बराबर में 6 चल ही रहा है। अब बच्चा क्या हमारे पास, इसका इसमें गुणा किया तो यम स्क्वायर माइनस यम बटा में 2, 1 गुणे 2 2 हो गया बराबर में 6। अब तीर गुणा करा दिया तो क्या आया, यम स्क्वायर माइनस यम बराबर 12 आ गया, यम स्क्वायर माइनस यम बराबर 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, अब 12 को इधर ले आया, यम स्क्वायर माइनस यम -12 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब ये तो द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको तो हल करना है एकदम इजीली, मध्य पद को 2 भागों में बांट देंगे तो यम स्क्वायर -4 यम + 3 यम -12 बराबर 0, यम का मान ले लिया तो यम कोष्ट में यम -8 + 3 का मान ले लिया तो कोष्ट में यम -8 बराबर 0, फिर यम -8 का मान ले लिया तो कोष्ट में यम -8 दूसरे कोष्ट में यम + 3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हमें यम का मान क्या क्या मालूम हो गया, अगर यम -4 बराबर 0 हो तो यम बराबर 4 और यम + 3 बराबर 0 हो तो यम बराबर -3। अब यम बराबर 4 और यम बराबर -3 हमें मालूम चल गया। प्रश्न में कहा है कि यम का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिए कहा है यम का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है यम का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, यम का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें तो हम धनात्मक ही लेंगे, तो यम बराबर आ गया हमारा 4, यम का मान आ गया हमारे पास 4। तो ये हो गया हमारा 12वां प्रश्न भी सॉल्व, और होगी हमारी प्रश्नावली 8.2 खत्म। इसके बाद हम विविध प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे आगे, और भी वीडियो जैसे आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दें इसे शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दबा दें उसके बगल के बेल आइकन को, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।